हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद केडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, यूपी ट्रिपल सी द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए हैं। तो आइए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, कृषि में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार स्टार्टअप और उन्हें संभावित निवेशकों से जोड़ने में सक्षम बनाने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू कर रही है। इस कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी, एग्री उड़ान। कृषि में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने स्टार्टअप और उन्हें संभावित निवेशकों से जोड़ने में सक्षम बनाने के लिए 4 अगस्त 2017 को एग्री उड़ान कार्यक्रम का शुभारंभ नई दिल्ली में किया। विज्ञान भवन नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा औपचारिक रूप से मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत कब हुई थी? 25 सितंबर 2014 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ किया था, जिससे भारत को महत्वपूर्ण निवेश एवं संरचना तथा अभिनव प्रयोग से वैश्विक केंद्र के रूप में परिवर्तित किया जा सके। मेक इन इंडिया पहल के तहत 25 क्षेत्रों की पहचान की गई। मेक इन इंडिया कार्यक्रम कितने क्षेत्रों पर संकेंद्रित थे? 25 क्षेत्रों पर। वर्तमान में वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी नामक नई कर व्यवस्था के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लैब कितना है? 28%। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी नामक कर व्यवस्था में वर्तमान में 5 स्लैब है: 0%, 5%, 12%, 18 तथा 28%। सबसे ज्यादा 28% जीएसटी ऑटोमोबाइल तथा विलासिता की वस्तुओं पर है। वस्तु एवं सेवा कर को कितने घटकों में विभाजित किया गया है? 2 घटकों में। वस्तु एवं सेवा कर को 2 घटकों में विभाजित किया गया है: केंद्रीय कर जीएसटी तथा राज्य कर जीएसटी। राज्य कर एसजीएसटी। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 को पेश किया गया था। ऑप्शन सी द राइट आंसर। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 को प्रस्तुत किया गया था। 2019-20 के केंद्रीय बजट में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी कार्यक्रम हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 60,000 करोड़। वित्तीय वर्ष 2019-20 के केंद्रीय बजट में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी कार्यक्रम मनरेगा कार्यक्रम हेतु कुल 60,000 करोड़ धनराशि आवंटित की गई, जबकि इसके पूर्व वर्ष 2018-19 में मनरेगा को 55,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया था। बजट 2021-20 में मनरेगा हेतु 61,500 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। मई 2020 में भारत सरकार द्वारा मनरेगा हेतु 40,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि आवंटित की गई। प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना पीएमएमएसवाई के अंतर्गत महिला शक्ति केंद्र एमएसके को निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित किया गया? ऑप्शन सी द राइट आंसर, 2017-18। प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत महिला शक्ति केंद्र एमएसके वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 तक के लिए अनुमोदित किया गया। प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण के तहत भारत में अन्य योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, जिनके नाम हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्या योजना, विद्यालय योजना तथा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आदि। एकीकृत कम लागत स्वच्छता आईएलसीएस के लिए केंद्र सरकार द्वारा कितने प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाती है? 75%। एकीकृत कम लागत स्वच्छता आईएलसीएस योजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा 75%, राज्य सरकार द्वारा 15% सब्सिडी प्रदान की जाती है। इसमें लाभार्थी का हिस्सा 10% होता है। अधिक अन्न उपजाओ अभियान किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? 1948। स्वतंत्रता के पश्चात कृषि को समृद्धशाली बनाने के लिए एक्सटेंशन प्रोग्राम्स नीति के तहत वर्ष 1948 में अधिक अन्न उपजाओ अभियान प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि के आधुनिकतम तकनीक एवं बीजों का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना था। वर्तमान भारत सरकार ने आम लोगों के बीच बचत को प्रोत्साहित करने के लिए किस योजना को पुनः शुरू किया है? किसान विकास पत्र। किसान विकास पत्र एक निश्चित दर वाली बचत योजना है, जिसमें निवेश को तय समयावधि के बाद दोगुना किया जाता है। किसान विकास पत्र को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ साथ
भारत के डाकघरों से भी प्राप्त किया जा सकता है। वर्तमान में यह प्रमाण पत्र 1000, 5000, 10,000 और 50,000 रुपए में उपलब्ध है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। 2015 में प्रधानमंत्री द्वारा गैर कारपोरेट, गैर कृषि लघु सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख तक का ऋण प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सी योजना शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। अप्रैल 2015 में प्रधानमंत्री द्वारा गैर कारपोरेट, गैर कृषि लघु सूक्ष्म उद्योगों को अधिकतम 10 लाख तक ऋण प्रदान करने को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू की गई थी। इसकी 3 श्रेणियां शिशु, किशोर तथा तरुण हैं। इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक संसद सदस्य 2019 तक 3 गांवों में भौतिक और संस्थागत बुनियादी ढांचे का विकास करने की जिम्मेदारी लेगा। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 को हुई थी। इस योजना के तहत प्रत्येक सांसद को मार्च 2019 तक 3 आदर्श ग्राम विकसित करने का लक्ष्य था, जिसमें से एक को वर्ष 2016 तक हासिल किया जाना था। इसके बाद वर्ष 2024 तक 5 ऐसे आदर्श ग्राम एक प्रतिवर्ष विकसित करना है। 7 मिशन कार्यक्रम का उद्देश्य लक्षित मील का पत्थर हासिल करने के लिए शहरों को निधि देना है। इस कार्यक्रम में इसके अलावा सभी विकल्प सही हैं। ऑप्शन डी, अंतरिक्ष साहसिक पर राष्ट्रीय मिशन, इसके अलावा सारे विकल्प सही हैं। दोस्तों, 7 मिशन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शहरों में अधोसंरचनात्मक सुधार के लिए वित्त या निधि उपलब्ध करवाना है। इस कार्यक्रम में है 100 स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन, हृदय राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और उन्नति योजना। दी गई जानकारी से मिशन की पहचान करें। जानकारी है, केंद्रीय बजट 2018 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जनजातीय समुदाय के बच्चों को शिक्षित करने के लिए इस योजना की घोषणा की है। एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल, ऑप्शन सी। केंद्रीय बजट 2018-19 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जनजातीय बहुल क्षेत्रों में जनजातीय समुदाय, अनुसूचित जनजाति के बच्चों को शिक्षित करने के लिए एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल खोलने की घोषणा की। यह जवाहर नवोदय विद्यालय की तर्ज पर केंद्रीय सरकार द्वारा संचालित होंगे। कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अमृत किस मंत्रालय के अधीन है? आवास और शहरी मामले। अमृत योजना अटल मिशन फॉर रिजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन का शुभारंभ 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस योजना का ध्येय शहरी भारत का कायाकल्प करना है। यह भारत सरकार के आवास और शहरी मामले मंत्रालय के अधीन है। स्टार्टअप इंडिया योजना उन संस्थाओं पर लागू होती है जिनके पिछले वर्ष का वार्षिक कारोबार से अधिक नहीं है 25 करोड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2015 को नई दिल्ली में लाल किले से स्टार्टअप इंडिया योजना की घोषणा की थी तथा यह योजना 16 जनवरी 2016 से प्रारंभ हुई। यह योजना उन संस्थाओं पर लागू होगी जिसने किसी भी वित्तीय वर्ष में वार्षिक कारोबार 25 करोड़ रुपए से अधिक नहीं किया हो। बजट 2020-21 में वित्त वर्ष में बजट 2020-21 में वित्त मंत्री ने यह सीमा 22 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ करने का प्रावधान किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कृषि विपणन की आधारभूत संरचना एएमआई कब से प्रभावी हुआ? अप्रैल 2014 से। कृषि विपणन की आधारभूत संरचना 1 अप्रैल 2014 से प्रभावी हुआ। सरकार द्वारा ई रकम नामक एक नया प्लेटफॉर्म किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया है? कृषि उत्पाद बेचने के लिए। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने 1 अगस्त 2017 को किसानों को कृषि उत्पाद बेचने के लिए एक मंच प्रदान करने के क्रम में ई रकम पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से छोटे गांवों के किसानों को इंटरनेट सुविधा के द्वारा विश्व के सबसे बड़े बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराई जाएगी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड एसएचसी से भारत के किसानों को उनके खेत में मिट्टी के कितने मानदंडों के बारे में जानकारी मिलेगी? 12। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फरवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा लाई गई। इसके माध्यम से भारत के किसानों को उनके खेत में मिट्टी के 12 मानदंडों की जानकारी मिलेगी। किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री बीमा योजना शुरू की गई थी। ऑप्शन सी द राइट आंसर। फसल। किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई।
इसके अंतर्गत किसानों को खरीफ फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। भारत सरकार का लक्ष्य 2018-19 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सकल फसल क्षेत्र का कितने प्रतिशत संरक्षित करना है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए 50%। केंद्र सरकार की 2 वर्ष पुरानी फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री बीमा योजना ने वर्ष 2017-18 में 47.5 मिलियन हेक्टेयर सकल फसली क्षेत्र को कवर किया। केंद्र ने वित्त वर्ष 2018-19 में फसल क्षेत्र के कवरेज को 50% तक बढ़ाने की योजना बनाई है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में भारत सरकार द्वारा कितनी राशि का निवेश किया गया है? ऑप्शन डी द राइट आंसर 50,000 करोड़। प्रधानमंत्री कृषि योजना में भारत सरकार द्वारा 50,000 करोड़ राशि का निवेश किया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई? 1998-99। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 1998-99 में तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा द्वारा की गई। यह योजना संस्थानिक ऋण तक किसानों की पहुंच की एक महत्वपूर्ण प्रभावी पहल है, जहां किसानों को व्यापारिक बैंकों, सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से ऋण लेने में सुविधा देता है। इस योजना की व्यवस्था नाबार्ड द्वारा होती है, परंतु किसानों को ऋण देने में सर्वाधिक भागीदारी व्यापारिक बैंकों की है। सामान्यतया किसान क्रेडिट कार्ड निम्न में से किसके द्वारा निर्गत नहीं होता है? नाबार्ड द्वारा। किसान क्रेडिट कार्ड योजना वित्तीय वर्ष 1998-99 में केंद्र सरकार द्वारा किसानों की कृषि साख संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य किसानों की अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना को वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और सहकारी समितियों द्वारा निर्गत किया जाता है। अतः स्पष्ट है कि किसान क्रेडिट कार्ड सामान्यतः नाबार्ड द्वारा निर्गत नहीं किया जाता। निम्नलिखित में से किसे प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से 1995 में मध्याह्न योजना चलाई गई? प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना। विद्यालयों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम 15 अगस्त 1995 से शुरू की गई। यह योजना न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन की संशोधित योजना है। यह केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है। सितंबर 2004 से इस योजना को संशोधित तथा व्यापक रूप से प्राथमिक स्तर पर लागू किया गया। 1 अक्टूबर 2007 से इस योजना को उच्च प्राथमिक स्कूल तक के बच्चों के संबंध में लागू किया गया। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत मध्याह्न भोजन के पकाने, परोसने व उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति पर करनी चाहिए? ऑप्शन सी दैनिक। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने मध्याह्न भोजन कार्यक्रम की निगरानी एवं पर्यवेक्षण हेतु एक विस्तृत एवं स्पष्ट प्रक्रिया निर्धारित की है, जिसके तहत मध्याह्न भोजन के पकाने, परोसने व उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल दैनिक आधार पर करना चाहिए। मौजूदा समय में महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए लागू किए गए कार्यक्रमों को व्यवस्थित करने हेतु जननी सुरक्षा योजना का शुभारंभ किसके जन्म दिवस पर हुआ? कस्तूरबा गांधी। राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस प्रत्येक वर्ष 11 अप्रैल को कस्तूरबा गांधी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जननी सुरक्षा योजना सुरक्षित मातृत्व दिवस के तहत ही 12 अप्रैल 2005 को प्रारंभ किया गया, जिसका प्रमुख उद्देश्य गरीब गर्भवती महिलाओं में संस्थागत प्रसव प्रोत्साहित करना है। नई प्रस्तावित मूल स्थिरीकरण कोष योजना निम्नलिखित में से किसके लिए लागू की गई है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए 3 और 5। नई प्रस्तावित मूल स्थिरीकरण कोष पीएसएफ योजना प्याज और आलू के लिए लागू की गई है। भारत में पहली बार वर्ष 2003 में कुछ निर्यात उन्मुख फसलों के लिए एक मूल स्थिरीकरण कोष बनाया गया था तथा वर्ष 2013 में इसको समाप्त कर दिया गया। नई पीएसएफ नीति की घोषणा वर्ष 2014-15 के बजट में की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों में निम्नलिखित में से कौन एक प्रावधान नहीं है? ऑप्शन डी पुनर्वास लाभ। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों का उल्लेख अधिनियम की धारा 46 में किया गया। इसके अंतर्गत 6 सामाजिक सुरक्षा लाभ वर्णित हैं: चिकित्सा लाभ, बीमारी लाभ, विकलांगता लाभ, मातृत्व लाभ, आश्रित लाभ एवं अन्य लाभ के अंतर्गत अंतिम संस्कार व्यय एवं प्रसूति व्यय। झुग्गी बस्ती मुक्त भारत बनाने के लिए सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई? राजीव आवास योजना। झुग्गी बस्ती मुक्त भारत बनाने के लिए सरकार द्वारा राजीव आवास योजना शुरू की गई। यह योजना वर्ष 2011 में प्रारंभ की गई। यह कार्यक्रम आवासन एवं शहरी मंत्रालय
भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। योजना की कार्यान्वयन अवधि 2013 से 2022 तक है। अंबेडकर विशेष रोजगार योजना AVRY के अंतर्गत सामान्य श्रेणी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत, प्रतिशतता एवं अधिकतम आर्थिक सहायता धनराशि क्या है? ऑप्शन सी 25%, 7500 रुपए, 7500 रुपए। अंबेडकर विशेष रोजगार योजना AVRY के अंतर्गत सामान्य श्रेणी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत, प्रतिशतता एवं अधिकतम आर्थिक सहायता धनराशि क्रमशः 25% तथा 7500 रुपए है। 11 नवंबर 2019 को उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार इस योजना का नाम परिवर्तित कर बाबा साहब अंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना रखा जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही SC/ST दिव्यांग को 35% अनुदान अथवा अधिकतम 70,000 रुपए तथा सामान्य जात को 25% अथवा अधिकतम 50,000 रुपए जो भी कम हो तक ऋण अनुदान दिया जाएगा। अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत परियोजना की इकाई लागत से कम नहीं होना चाहिए 50,000 रुपए से। अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत परियोजना की औसत इकाई लागत 80,000 रुपए या इससे अधिक भी हो सकती है, परंतु 50,000 रुपए से कम नहीं होगी। राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम NRDWP के अंतर्गत 2022 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसरों में या उनके घरों से क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 25 मीटर की दूरी पर 25 मीटर दूरी से कम पर कितने लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना चाहिए? 70। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2022 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसरों में या उनके घरों से क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम पर 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना चाहिए। SGSY का पूर्ण रूप है ऑप्शन सी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब अथवा आय रहित व्यक्तियों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने से संबंधित कार्यक्रम है। यह योजना एक समन्वित कार्यक्रम के रूप में सर्वप्रथम 1 अप्रैल 1999 को प्रारंभ की गई। जून 2011 में इस योजना का पुनर्नामकरण राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM किया गया। नवंबर 2015 में इसका नामकरण दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया। शहरों के बाहर आर्थिक अवसर बनाने के लिए मॉडल शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण केंद्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है। पुरा PURA पुरा। ऑप्शन बी ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान पुरा नामक योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू की गई। पुरा योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण शहरी अंतर को दूर करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका अवसरों एवं शहरी सुविधाओं की व्यवस्था करना है। इंदिरा आवास योजना जो एक केंद्र समर्थित योजना है का राज्य सरकार के साथ लागत सहभाजन अनुपात क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी और डी। प्रश्नकाल में इंदिरा आवास योजना में लागत का वहन केंद्र और राज्य पूर्वोत्तर राज्य एवं सिक्किम को छोड़कर के मध्य 75:25 में तथा केंद्र एवं पूर्वोत्तर राज्य एवं सिक्किम के मध्य 90:10 में होता था। 1 अप्रैल 2016 से इंदिरा आवास योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना में पुनर्गठित किया गया। इस योजना के अंतर्गत लागत का वहन केंद्र और राज्य सरकारों के बीच मैदानी क्षेत्रों में 60:40 तथा पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में 90:10 के आधार पर किया जाएगा। इसमें इकाई सहायता मैदानी क्षेत्रों में 70,000 रुपए से बढ़कर 1,20,000 रुपए तथा पर्वतीय राज्यों दुर्गम क्षेत्रों में 75,000 रुपए से बढ़कर 1,30,000 रुपए कर दी गई है। MGNREGA मनरेगा के अंतर्गत सामग्री संगठक के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए निधिकरण का अनुपात होता है। ऑप्शन डी 75:25। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत सामग्री संगठक के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए निधिकरण का अनुपात 75:25 होता है। हमारा अगला प्रश्न 7 सितंबर 2005 को भारत में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा लागू किया गया।
जिसके अनुसार प्रतिवर्ष किसी भी ग्रामीण परिवार को न्यूनतम मजदूरी देकर इतने दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है, 100 दिनों का। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा 2005 एक रोजगार गारंटी योजना है जिसे 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया। यह योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के उन वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है जो प्रतिदिन 201 रुपए। उत्तर प्रदेश 23 मार्च 2020 की सांविधिक न्यूनतम मजदूरी पर सार्वजनिक कार्य संबंधित अकुशल मजदूरी के लिए तैयार है। 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया। गरीबी को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य विधि जो आय या उपभोग के स्तर पर आधारित होती है कहलाती है गरीबी रेखा। गरीबी को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य विधि जो आय या उपभोग के स्तर पर आधारित होती है उसे गरीबी रेखा, पॉवर्टी लाइन कहते हैं। यह गरीबी रेखा भारत में गरीबी के मापन के लिए एक बेंचमार्क का काम करती है। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है नक्शे से। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा रेगनर नक्शे से संबंधित है। इस अवधारणा का मानना है कि एक देश गरीब है क्योंकि वह गरीब है। अ कंट्री इज पुअर बिकॉज इट इज पुअर। कौन सी समिति गरीबी रेखा को पुनर्परिभाषित करने एवं इसे प्राप्त करने के सूत्र की देखरेख कर रही है? इस तेंदुलकर समिति। सुरेश तेंदुलकर समिति ने गरीबी रेखा को पुनर्परिभाषित करने एवं इसे प्राप्त करने के सूत्र का निर्माण किया था। ध्यातव्य है कि लकड़वाला समिति एवं रंगराजन समिति का भी संबंध गरीबी रेखा को पुनर्परिभाषित करने से है। हाल ही में केंद्र सरकार को प्रस्तुत की गई सी रंगराजन रिपोर्ट के अनुसार कोई व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्र में इतने रुपए से अधिक खर्च करता है उसे गरीब नहीं समझा जाएगा। 32 रुपए, ऑप्शन ए। सी रंगराजन रिपोर्ट के अनुसार कोई व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्र में 32 रुपए से अधिक तथा शहरी क्षेत्र में 47 रुपए से अधिक खर्च करता है उसे गरीब नहीं समझा जाएगा। सकल राष्ट्रीय आय हमेशा निवल राष्ट्रीय आय से अधिक होती है क्योंकि इसमें सम्मिलित होती है पूंजी खपत भत्ता। सकल राष्ट्रीय आय हमेशा निवल राष्ट्रीय आय से अधिक होती है क्योंकि इसमें पूंजी खपत भत्ता सम्मिलित होती है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ द्वारा किया जाता है। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना है तो वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च है। राष्ट्रीय आय की गणना 3 विधियों से की जाती है साधन लागत या आय विधि, उत्पाद विधि तथा व्यय विधि। बेहतर संतुलित विकास के लिए कोष प्रवाह को लक्षित किया जाता है जिससे कुछ राज्यों को विशेष श्रेणी वाले राज्य का दर्जा दिया जाता है। इस श्रेणी के अंतर्गत निम्न में से कौन कौन से राज्य आते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी 2, 4 और 5। विशेष श्रेणी वाली राज्य की अवधारणा को पहली बार वर्ष 1969 में वित्त आयोग के द्वारा पेश किया गया। प्रारंभ में 3 राज्यों असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर को यह दर्जा दिया गया। बाद में इस श्रेणी में 8 राज्य और शामिल हो गए जो इस प्रकार हैं: अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन कर 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख निर्मित किए गए हैं। वर्ष 2014-15 की तुलना में भारत की प्रति व्यक्ति आय में वर्ष 2015-16 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 7.4% की। वर्ष 2014-15 की तुलना में भारत की प्रति व्यक्ति आय में वर्ष 2015-16 में 7.4% की वृद्धि हुई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2014-15 में चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय 86,647 रुपए थी जो कि वर्ष 2015-16 में 94,797 रुपए हो गई। वर्ष 2017-18 प्रथम संशोधित अनुमान में भारत की प्रति व्यक्ति आय स्थिर कीमतों पर 87,623 रुपए जबकि चालू कीमतों पर 1,14,958 रुपए अनुमानित है। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार वर्ष 2019-20 अंतिम अनुमान में चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय 1,34,226 रुपए तथा स्थिर कीमतों पर 94,954 रुपए है। वर्ष 2020-21 प्रथम अग्रिम अनुमान में यह चालू एवं स्थिर कीमतों पर क्रमशः 1,26,968 रुपए तथा 86,456 रुपए है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।
राष्ट्रीय आय को प्रायः कहा जाता है? ऑप्शन डी एनएनपी-एफसी। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। भारत के सकल घरेलू उत्पाद 2019 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र द्वारा कुल कितने प्रतिशत भाग का योगदान प्राप्त हुआ है? 15.87%। भारत के सकल घरेलू उत्पाद वित्तीय वर्ष 2018-19 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र द्वारा कुल 15.87% का योगदान प्राप्त हुआ है, जबकि जीवीए में यह 16.1% का योगदान है। निम्नलिखित में से कौन सा आधारित संरचना कारक इंफ्रास्ट्रक्चरल फैक्टर्स कृषि विकास से संबंधित नहीं है? खनन, सिंचाई, परिवहन, विद्युतीकरण, भंडारण संरचना, कृषि बाजार, बीमा आदि कृषि विकास आधारित प्रमुख संरचना कारक दिए हैं। दिए गए विकल्पों में खनन कृषि विकास आधारित संरचना कारक नहीं है। कृषि निर्यात नीति 2018 का वर्ष 2022 तक भारत के कृषि निर्यात को कितने यूएस डॉलर तक बढ़ाना है? 60 बिलियन से अधिक। ऑप्शन बी। 6 दिसंबर 2018 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कृषि निर्यात नीति 2018 को मंजूरी दी गई। इसके तहत वर्ष 2022 तक कृषि निर्यात को मौजूदा 30 बिलियन डॉलर से अधिक बढ़ाकर 60 बिलियन डॉलर से अधिक करना तथा एक टिकाऊ व्यापार नीति के माध्यम से अगले कुछ वर्षों में इसे 100 अरब डॉलर तक पहुंचाना है। 2019-20 में विपणन के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति रुपए क्विंटल है? ऑप्शन डी 1840 रुपए। 2019-20 में विपणन के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी 1840 रुपए प्रति क्विंटल है। यह गेहूं की उत्पादन लागत 866 रुपए प्रति क्विंटल की तुलना में 112.5% का रिटर्न देती है। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य वर्ष 2021-22 के रबी विपणन मौसम हेतु 1975 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। भारत सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत कितनी फसलें शामिल की जाती हैं? कृषि उपजों की कीमतों पर सरकार को सलाह देने के उद्देश्य से वर्ष 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी। वर्ष 1985 में कृषि मूल्य आयोग का नाम बदलकर कृषि लागत और मूल्य आयोग कर दिया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इस संस्था द्वारा कुल 22 और सरकार द्वारा कुल 25 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी तथा गन्ने के लिए उचित और पारिश्रमिक मूल्य एफआरपी की सिफारिश की जाती है। विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। वर्ष 2011 में उत्तराखंड विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने फरवरी 2020 में घोषणा की है कि कावेरी डेल्टा क्षेत्र को संरक्षित विशेष कृषि क्षेत्र प्रोटेक्टेड स्पेशल एग्रीकल्चर जोन पीएसएजेड के रूप में स्थापित किया जाएगा। भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत रोजगार के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर है? 45 से 55%। भारत की आर्थिक समीक्षा 2017-18 के अनुसार देश की आबादी का लगभग 49% कृषि क्षेत्र से रोजगार प्राप्त करता है। वर्ष 2018-19 में कृषि की हिस्सेदारी 16.1% है। राष्ट्रीय कृषि बाजार एनएएम क्या है? ऑप्शन सी कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय ई व्यापार मंच। राष्ट्रीय कृषि बाजार भारत में कृषि वस्तुओं के लिए ऑनलाइन व्यापार मंच है जो किसानों, व्यापारियों और खरीदारों को वस्तुओं के ऑनलाइन व्यापार के लिए सुविधा प्रदान करता है। इसकी स्थापना 14 अप्रैल 2016 को हुई थी। भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि योगदान लगभग कितना प्रतिशत है? कृषि क्षेत्र में देश की लगभग आधी 49% श्रम शक्ति कार्यरत है, जबकि जीडीपी में इसका योगदान 17.5% 2015-16 में चालू कीमतों पर तथा 15.4% 2015-16 में स्थिर मूल्यों पर है। 1950 के दशक में जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान 50% था। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार वर्ष 2018-19 में जीवीए में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का हिस्सा 16.1% है, औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा 29.6% और सेवा क्षेत्र का 54.3% है। वर्ष 1965 में निम्नलिखित में से किस कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पहली बार घोषित किया गया? धान के लिए वर्ष 1965 में धान की उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पहली बार घोषित किया गया।
पहले एमएसपी के लिए गठित सीएसीपी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर एमएल दंतवाला थे। निम्नलिखित में से कौन सी दाल न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? दोस्तों, प्रश्नगत विकल्पों में शामिल सभी दालें अरहर, उड़द एवं मूंग खरीफ फसल और मसूर रबी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के अंतर्गत सम्मिलित है। उपर्युक्त में से कोई विकल्प सत्य नहीं है। एमएसपी की घोषणा सरकार द्वारा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की अनुशंसा पर की जाती है। कृषि लागत और कीमत आयोग सीएसीपी 23 फसलों 22 के एमएसपी एवं गन्ना के लिए एफआरपी के मूल्यों की अनुशंसा करती है। इसके अलावा सरकार द्वारा 2 अन्य फसलों तोरिया एवं छिले हुए नारियल के एमएसपी की घोषणा की जाती है। अतः वर्तमान में सरकार द्वारा कुल 25 फसलों के एमएसपी की घोषणा की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के अंतर्गत नहीं आती है? सही जवाब है ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। किसानों को उनकी फसलों का उचित एवं लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 2 मुख्य फसल ऋतुओं रबी और खरीफ के दौरान प्रमुख फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है, जो किसानों को उनकी फसलों के लिए न्यूनतम गारंटी मूल्य के रूप में होता है। दिए गए विकल्पों में तंबाकू तथा सब्जी फल न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत नहीं आते हैं, जबकि शेष इसमें शामिल हैं। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा तंबाकू के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की गई है। केंद्र सरकार द्वारा जारी 25 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में तंबाकू शामिल नहीं है, लेकिन नीति आयोग के एक रिपोर्ट में तंबाकू का उल्लेख है। धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य है 1410 रुपए प्रति क्विंटल। खरीफ विपणन 2015-16 में मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत कृषकों को उनकी उपज का उचित एवं लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा घोषित धान का समर्थन मूल्य निम्न है। सामान्य धान 1410 रुपए प्रति क्विंटल, ग्रेड ए 1450 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि 2020-21 में धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य इस प्रकार है। सामान्य धान 1868 रुपए प्रति क्विंटल, ग्रेड ए 1888 रुपए प्रति क्विंटल। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना। जब फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है तो इसे मिश्रित कृषि या मिश्रित खेती कहते हैं। भूमि के उसी टुकड़े पर एक साथ 2 या 2 से अधिक फसलों को उगाने की पद्धति मिश्रित फसल कहलाती है। इनमें से कौन सा भारत में कृषि विपणन के मुख्य दोषों में से एक नहीं है? अनुकूल मंडी, भंडारण की सुविधा की कमी, परिवहन की कमी तथा मार्केट इंटेलिजेंस की कमी कृषि विपणन के मुख्य दोषों में शामिल है, जबकि अनुकूल मंडी कृषि विपणन के लिए लाभकारी है। भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है? कृषि क्षेत्र। भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। इसे भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा भी कहा जाता है, क्योंकि जनसंख्या का लगभग 49% भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 भाग प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? कृषि। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां जैसे कृषि कार्य, पशुपालन, मछली पालन आदि आते हैं। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत विनिर्माण तथा तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सेवा क्षेत्र आता है। वर्ष 2014-15 में भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन था 257 मिलियन टन। वर्ष 2014-15 में कुल खाद्यान्न उत्पादन का द्वितीय अग्रिम अनुमान 257.07 मिलियन टन था, लेकिन इसे संशोधित करते हुए अंतिम अनुमान में 252.02 मिलियन टन किया गया। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार वर्ष 2018-19 में कुल खाद्यान्न उत्पादन 285 मिलियन टन है। अगस्त 2020 में जारी वर्ष 2019-20 चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार कुल खाद्यान्न उत्पादन 296.65 मिलियन टन अनुमानित है। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 2017-18 के दौरान भारत में खाद्यान्न उत्पादन की अनुमानित मात्रा कितनी है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए 27,95,10,000 टन। वर्ष 2017-18 के दौरान भारत में खाद्यान्न उत्पादन की तृतीयक अनुमानित मात्रा 27,95,10,279.51 मिलियन टन थी, जो बाद में चतुर्थ अग्रिम अनुमान में बढ़कर 284.83 मिलियन टन था। वर्ष 2017-18 में कुल खाद्यान्न उत्पादन
285.01 मिलियन टन रहा था। प्रश्नकाल में विकल्प ए सही था, जबकि वर्तमान अगस्त 2020 में जारी खाद्यान्न उत्पादन 2019-20 के अनुसार वर्ष 2017-18 में कुल खाद्यान्न उत्पादन 285.01 मिलियन टन रहा। वर्ष 2019-20 के लिए कुल खाद्यान्न उत्पादन 296.65 मिलियन टन अनुमानित है, जबकि वर्ष 2018 में कुल खाद्यान्न उत्पादन 285.21 मिलियन टन रहा। कराधान कानून संशोधन अधिनियम 2017 ने से स्वच्छ ऊर्जा उपकर को प्रतिस्थापित किया था। सही होगा ऑप्शन सी, जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर से। कराधान कानून संशोधन अधिनियम 2017 ने जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर से स्वच्छ ऊर्जा उपकर को प्रतिस्थापित किया। इस अधिनियम के तहत 13 उपकरों को समाप्त किया गया है, जिसमें स्वच्छ ऊर्जा उपकर, स्वच्छ भारत उपकर, अवसंरचना उपकर आदि शामिल हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा जीडीपी सकल देशी उत्पाद वाला देश है। कौन सा देश वैश्विक जीडीपी रैंकिंग में दूसरे स्थान पर आता है? चीन। किसी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य उस देश का सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 में अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा जीडीपी वाला देश है, जबकि द्वितीय स्थान पर चीन है। इस श्रेणी में भारत 5वें स्थान पर है। महात्मा गांधी भारत के देश के विरुद्ध थे। दोस्तों, महात्मा गांधी किसी भी देश में औद्योगिकरण के सिद्धांततः विरोधी थे। वह कुटीर उद्योगों का समर्थन करते थे। वह कुछ बड़े उद्योगों की आवश्यकता को स्वीकार तो करते थे, लेकिन वे भी पूंजीवादी पद्धति के विपरीत ट्रस्टी सिद्धांतों के अनुसार होने चाहिए। इस प्रकार उपयुक्त सभी विकल्प गलत हैं। यूपी ट्रिपल एससी ने संशोधित उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी माना है। अगला प्रश्न है, मूल्य लेखांकन समीकरण है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, संपत्ति बराबर देयताएं प्लस शेयर धारकों का हिस्सा। मूल्य लेखांकन समीकरण है संपत्ति बराबर देयताएं प्लस शेयर धारकों का हिस्सा, अर्थात यह किसी व्यक्ति या व्यवसाय की संपत्ति, देनदारियों और मालिक की इक्विटी के बीच संबंध का प्रतिनिधित्व करता है। इसे बैलेंस शीट समीकरण भी कहा जाता है। इक्विटी शेयर कैपिटल से निश्चित ब्याज वहन निधि के अनुपात को क्या कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पूंजी लाभ अनुपात। इक्विटी शेयर कैपिटल से निश्चित ब्याज वहन निधि के अनुपात को पूंजी लाभ अनुपात कहा जाता है। पूंजी लाभ अनुपात को वित्तीय लीवरेज के रूप में जाना जाता है। वस्तुतः यह एक तरह का ऋण का स्तर है जो एक कंपनी संपत्ति का अधिग्रहण करने या इसके संचालन के लिए उपयोग करती है। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 2017-18 के दौरान भारत में तीसरा सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक देश निम्न में से कौन सा है? नीदरलैंड्स। वर्ष 2017-18 के दौरान भारत में तीसरा सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक देश नीदरलैंड्स रहा। इस अवधि के दौरान भारत में एफडीआई के मामले में मॉरिशस और सिंगापुर क्रमशः पहले व दूसरे स्थान पर रहे। वर्ष 2019-20 के दौरान सिंगापुर व मॉरिशस क्रमशः पहले व दूसरे स्थान पर थे। 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष निम्न में से कौन है? वाईवी रेड्डी। 14वां वित्त आयोग वर्ष 2013 में वाईवी रेड्डी की अध्यक्षता में गठित किया गया था। 14वें वित्त आयोग का कार्यकाल वर्ष 2015 से 20 तक है। उल्लेखनीय कि वित्त आयोग का प्रमुख कार्य केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व का बंटवारा करना है। इस संदर्भ में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में एनके सिंह को नियुक्त किया गया है। भारत में पहली आर्थिक जनगणना किस वर्ष में की गई थी? 1977। केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने 6 आर्थिक जनगणनाएं संचालित की हैं। पहली आर्थिक जनगणना 1977 में, दूसरी आर्थिक जनगणना 1980 में, तीसरी आर्थिक जनगणना 1990 में, चौथी आर्थिक जनगणना 1998 में, पांचवी आर्थिक जनगणना 2005 में, छठी आर्थिक जनगणना 2013 में और सातवीं आर्थिक जनगणना वर्ष 2019 की शुरुआत त्रिपुरा से हुई। किसानों को लाभ पहुंचाने हेतु कृषि उपज के सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से किसको स्थापित किया गया है? नेफेड को। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड की स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को की गई थी। नेफेड की स्थापना कृषि उत्पादों के सहकारी विपणन को बढ़ाने के लिए की गई है, जिससे किसानों को लाभ मिल सके। भारत में कई केंद्रीय सरकारी संगठन हैं जो कृषि विपणन में शामिल हैं। इनमें से कौन सा ऐसा संगठन नहीं है? भारत के कृषि निगम, भारतीय कपास निगम, भारतीय खाद्य निगम, कृषि लागत एवं कीमत आयोग,
भारत सरकार के केंद्रीय सरकारी संगठन है जो कृषि विपणन में संलग्न है। कब भारत सरकार ने किसानों को यूरिया सब्सिडी बढ़ाकर 2020 तक कर दी? 2018 में। भारत सरकार द्वारा किसानों को दी जाने वाली उर्वरक सब्सिडी वर्ष 2018 में बढ़ाकर वर्ष 2020 तक कर दी गई है। वर्ष 2020-21 के बजट में उर्वरक सब्सिडी की अनुमानित राशि 71,309 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है, जिसमें यूरिया सब्सिडी 47,850 करोड़ रुपए है। प्राथमिक क्षेत्र में श्रमिक एक वर्ष में ज्यादातर समय बेरोजगार रहते हैं, इसलिए यदि इनमें से कुछ श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित किए जाते हैं तो कुल प्राथमिक उत्पादन में कोई बदलाव नहीं होगा। इस प्रकार की बेरोजगारी को जाना जाता है अंतर्निहित बेरोजगारी। दोस्तों, अंतर्निहित बेरोजगारी में प्राथमिक क्षेत्र में श्रमिक एक वर्ष में अधिकतर समय बेरोजगार रहते हैं, इसलिए यदि इनमें से कुछ श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित कर भी दिए जाएं तो कुल प्राथमिक उत्पादन में कोई भी बदलाव नहीं होगा। कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक अंतर्निहित बेरोजगारी परिलक्षित होती है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मशीनरी और नवीनतम तकनीक का अधिकतम उपयोग। महात्मा गांधी उद्योगों में दीर्घ मशीनरी और नवीनतम तकनीक के अधिकतम उपयोग के प्रबल विरोधी थे। महात्मा गांधी के प्रमुख आर्थिक विचार निम्न हैं: गैर हिंसक अर्थव्यवस्था अर्थात बिना किसी जीव जंतु को नुकसान पहुंचाए आर्थिक क्रियाकलापों में बढ़ोतरी, शासन प्रशासन का विकेंद्रीकरण अर्थात सभी की भागीदारी को बढ़ाने के पक्षधर, लघु व कुटीर उद्योगों के समर्थक, गांवों का सर्वोदय अर्थात प्रवसन किए बिना रोजगार उपलब्धता। कलकत्ता, अब कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की थी? पीसी महालनोबिस ने। भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना पीसी महालनोबिस ने की थी। भारतीय सांख्यिकी संस्थान आईएसआई अनुसंधान, शिक्षण एवं सांख्यिकी के अनुप्रयोग, प्राकृतिक विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के प्रति समर्पित एक अद्वितीय संस्थान है, जिसकी स्थापना 17 दिसंबर 1931 को कलकत्ता में हुई थी। इसके 4 केंद्र दिल्ली, बंगलुरु, चेन्नई और तेजपुर में अवस्थित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है? भारत। ट्रैक्टर आधुनिक कृषि के उपयोग में आने वाला प्रमुख उपकरण है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है। आज भारत में ट्रैक्टर बनाने वाली अनेक कंपनियां हैं तथा कृषि में ट्रैक्टर का भरपूर उपयोग हो रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर प्लांट होशियारपुर, पंजाब में है। एपीईडीए का विस्तृत रूप क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। एपीईडीए का विस्तृत रूप कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1985 में संसद द्वारा पारित कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा की गई थी। भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार किसके पास है? भारत सरकार के पास। भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार भारत सरकार के पास है। सिक्का निर्माण का दायित्व समय समय पर यथा संशोधित सिक्का निर्माण अधिनियम 1906 के अनुसार भारत सरकार का है। विभिन्न मूल्य वर्ग के सिक्कों के अभिकल्प तैयार करने और उनकी ढलाई करने का दायित्व भी भारत सरकार का है। सिक्कों की ढलाई भारत सरकार के 4 शहरों में स्थित टकसालों मुंबई, अलीपुर कोलकाता, सैफाबाद हैदराबाद, चेरियापल्ली हैदराबाद और नोएडा उत्तर प्रदेश में की जाती है। इनमें से कौन सा बैंक और उनकी टैगलाइन के बीच एक असंगत मिलान है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पंजाब नेशनल बैंक। दोस्तों, ये असंगत मिलान है। पंजाब नेशनल बैंक की टैगलाइन है, जिस नाम से आप बैंक कर सकते हैं, द नेम यू कैन बैंक अपॉन, ना कि बढ़ती का नाम जिंदगी। अतः कथन भी असत्य है, अन्य सभी विकल्प सही हैं। वर्ष 2019 में देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया था। भारतीय स्टेट बैंक का टैगलाइन है, अ बैंकर टू एवरी इंडियन। कोटक महिंद्रा बैंक का है, लेट्स मेक मनी सिंपल। देना बैंक का टैगलाइन है, ट्रस्टेड फैमिली बैंक। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस अर्थव्यवस्था की वकालत की थी? विकेंद्रीकृत। महात्मा गांधी ने विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की वकालत की थी। उनका मानना था कि गांव के विकास से ही देश का विकास संभव है। यही कारण है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए वे कुटीर उद्योगों पर जोर देते थे। भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली शीर्ष 5 वस्तुओं में से कौन से 2 कृषि उत्पाद हैं? चावल और चीनी। प्रश्नकाल में दिए गए विकल्प सी सही उत्तर था।
इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 के अनुसार वर्ष 2018-19 में भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली शीर्ष कृषि उत्पादों में चावल 7,751 मिलियन डॉलर मूल्य तथा मसाले 3,322 मिलियन डॉलर मूल्य हैं। प्रमुख हैं कृषि एवं संबद्ध उत्पादों में चावल, मछली, मांस, मसाले, कच्चा कपास शीर्ष निर्यात की जाने वाली वस्तुएं हैं। सकल घरेलू प्रसन्नता की अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई है? भूटान द्वारा। सकल घरेलू प्रसन्नता जीएनएच की अवधारणा वर्ष 1972 में भूटान के चौथे राजा जिग्मे सिंघे वांगचुक के द्वारा विकसित की गई। प्रसन्नता अच्छा लगने की मानसिक या भावनात्मक अवस्था है जिसे संतुष्टि से लेकर तीव्र उल्लास तक की कई सकारात्मक या खुशनुमा भावनाओं से परिभाषित किया जाता है। निम्नलिखित में से किस देश ने 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि को अपना वित्तीय वर्ष नहीं बनाया है? अमेरिका ने 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि को अपना वित्तीय वर्ष नहीं बनाया है। अमेरिका का वित्तीय वर्ष 1 अक्टूबर से 30 सितंबर होता है। ब्रेक्सिट क्या है? रघुराम राजन का आरबीआई गवर्नर से हटना। ब्रेक्सिट रघुराम राजन का भारतीय रिजर्व बैंक से हटने को मीडिया द्वारा दिया गया शब्द है। ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से बाहर होने पर ब्रेक्सिट शब्द का प्रयोग किया गया था। संभवतः ब्रेक्सिट शब्द को रघुराम राजन द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक में दूसरे कार्यकाल के लिए मना कर देने पर प्रयोग में लाया गया है। इकोनॉमिक सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित होता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रकाशित होता है। यह भारत सरकार का फ्लैगशिप वार्षिक दस्तावेज होता है जो विगत 12 महीनों में भारतीय अर्थव्यवस्था में घटनाक्रमों की समीक्षा करता है, प्रमुख विकास कार्यक्रमों के निष्पादन का सार प्रस्तुत करता है और सरकार की नीतिगत पहलों तथा अल्पावधि से मध्यावधि में अर्थव्यवस्था की संभावनाओं पर विधिवत प्रकाश डालता है। इस दस्तावेज को बजट सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाता है। आर्थिक आसूचना परिषद ईआईसी का अध्यक्ष कौन है? वित्त मंत्री। आर्थिक आसूचना परिषद भारत में आर्थिक अपराधों का मुकाबला करने की सर्वोच्च संस्था है। इसके अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अमर्त्य सेन के सुझावों से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। 2, 3 तथा 4 सही हैं। अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई व्यक्ति थे। उन्होंने लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र की अवधारणा का प्रतिपादन किया। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में उनका सुझाव है कि इसे जन उन्मुख होना चाहिए जिसमें निर्धनों की सुरक्षा अहम है। इसके साथ ही वह भारतीय अर्थव्यवस्था के विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण के भी पक्षधर थे। निम्नलिखित किस देश को भारत सबसे कम निर्यात करता है? आयरलैंड को। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार वर्तमान में आयरलैंड को भारत सबसे कम निर्यात करता है। प्रश्नकाल में भी भारत आयरलैंड को उपर्युक्त विकल्पों में सबसे कम निर्यात करता था। सामानों के वर्गीकरण के लिए प्रयोग होने वाली सामंजस्य वस्तु विवरण और कोडिंग प्रणाली निम्नलिखित किसके लिए लाभकारी होगी? सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के सामानों का वर्गीकरण। दोस्तों सामानों के वर्गीकरण के लिए प्रयोग होने वाली सामंजस्य वस्तु विवरण और कोडिंग प्रणाली सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के लिए सामानों का वर्गीकरण के लिए लाभकारी होगी। एक विकासशील राष्ट्र में विदेशी आयात पर निर्भरता बढ़ा सकती है बेरोजगारी को। एक विकासशील राष्ट्र में विदेशी आयात पर निर्भरता बेरोजगारी बढ़ा सकती है। वहीं एक विकासशील राष्ट्र में विदेशी निर्यात में वृद्धि नियोजन या रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करती है। निम्नलिखित विकल्पों में किस मद के आयात का मान सबसे अधिक है? मशीन के उपकरण का। दिए गए विकल्पों में मशीन के उपकरण मद के आयात का मान सबसे अधिक है। वर्ष 2018-19 में गैर इलेक्ट्रिक मशीनरी के अंतर्गत मशीनी उपकरण सहित कुल 1,37,629 करोड़ रुपए के मूल उपकरणों का आयात किया गया था। म्यूचुअल फंड और शेयर बाजारों के लिए मूलभूत विनियामक प्राधिकार किसे प्राप्त है? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को। म्यूचुअल फंड और शेयर बाजारों के लिए मूलभूत विनियामक प्राधिकार भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी को प्राप्त है। सेबी की स्थापना भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के प्रावधानों के अनुसार 12 अप्रैल 1992 को हुई थी। आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री हैं प्रोफेसर जेके मेहता। आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री प्रोफेसर जेके मेहता हैं। भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखकर प्रोफेसर जेके मेहता वास्तविक सुख को प्राप्त करने के लिए आवश्यकताओं को न्यूनतम करने और अंत में उनको समाप्त करने की सलाह दी है।
पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, यह कथन किसका है? जेबी से। पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, यह कथन परंपरागत अर्थशास्त्री जॉन बेपिस्टे से का है। अंतरराष्ट्रीय गमन माइग्रेशन क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, देशों के बीच में लोगों का संचलन। किसी देश के नागरिकों का रोजगार, परिवार, मनोरंजन, व्यापार, पर्यटन आदि के लिए अन्य देशों में आने जाने को अंतरराष्ट्रीय गमन माइग्रेशन कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लेखांकन के सिद्धांत के अनुसार व्यवसाय बना रहेगा और काम करता रहेगा तथा कोई अंतिम निर्धारित तिथि नहीं होगी। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सुनाम प्रतिष्ठान। सुनाम प्रतिष्ठान गोइंग कंसर्न एक कंपनी के लिए एक लेखांकन सिद्धांत है जिसके पास संसाधनों का निश्चित काल तक संचालन जारी रखने की आवश्यकता होती है जब तक कि यह इसके विपरीत साक्ष्य प्रदान नहीं करता। यह सिद्धांत एक कंपनी की क्षमता को संदर्भित करने या दिवालियापन से बचने के लिए पर्याप्त धन बनाने के लिए संदर्भित करता है। कौन सा खाता एक सामान्य बही खाता होता है जो लोगों के खातों के अलावा उनकी परिसंपत्ति और देयताओं से संबंधित होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वास्तविक खाता। वास्तविक खाता रियल अकाउंट एक सामान्य बही खाता है जो लेखांकन वर्ष के अंत में बंद नहीं होता। यह लोगों के खातों के अलावा उनकी परिसंपत्तियों और देयताओं से संबंधित होता है। वास्तविक खातों को अस्थायी खाता भी कहा जाता है। जब आप व्यवसायिक रूप से किसी से मिलते हैं तो निम्न में से कौन सी चीज आपके परिचय में शामिल नहीं होनी चाहिए? आपकी पसंद और नापसंद। जब आप व्यवसायिक रूप से किसी से मिलते हैं तो आपके व्यवसाय का संक्षिप्त विवरण, आपका व्यवसाय, व्यापार या उद्योग और आपकी भूमिका या शीर्षक आपके परिचय में शामिल होता है, जबकि आपकी पसंद और नापसंद आपके परिचय में शामिल नहीं होता। भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से किस उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लौह इस्पात उद्योग। भारत में लौह इस्पात उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। ये भी बताएं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ताकि हमारी टीम उस टॉपिक पर वीडियो लेकर आ सके। दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।